एक बार फिर से आप सभी को मेरे चैनल पे स्वागत है। मैं कार्तिकेश्वर पटेल आज आप लोग के लिए लेकर आया हूँ ह्यूमन के हार्ट के बारे में। आज पढ़ाई करेंगे कि मनुष्य का जो हृदय होता है उनमें किस प्रकार ब्लड का सर्कुलेशन पाई जाती है। इनमें मुख्य रूप से दाएं आलिन, बाएं आलिन, दाएं निलय, बाएं निलय के बारे में अध्ययन करेंगे। आइए इस वीडियो के माध्यम से मैं आज आप लोग को हृदय के कुछ रोगजनक लक्षण के बारे में आज देखेंगे कि हृदय में किस प्रकार इफेक्ट के नाम से मनुष्यों में रोग उत्पन्न होते हैं। इनके बारे में अध्ययन करेंगे। हम तो यह जानते हैं कि मनुष्य इस प्रकृति का सबसे विकसित जंतु हैं, जिन्हें कशेरुकीय जंतु के नाम से जाने जाते हैं। जिनके जो हार्ट होते हैं, हृदय होते हैं, वो बहुत विकसित प्रकार के हृदय पाए जाते हैं, जिनमें मनुष्यों का कहना है कि 1 मिनट में मनुष्यों का हृदय का धड़कना 72 बार धड़कना होते हैं। इसके बारे में आज विस्तार से अध्ययन करेंगे। मैं कार्तिकेश्वर पटेल आप लोग को कुछ रोचक मैं जानकारियाँ के बारे में बताऊंगा। प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए। आइए देखते हैं मनुष्य का परिसंचरण तंत्र। मनुष्य का परिसंचरण तंत्र, जिसे इंग्लिश में बोला जाता है सर्कुलेटरी सिस्टम ऑफ ह्यूमन की आज बात करें तो सबसे पहले हम देखते हैं कि मनुष्य का परिसंचरण तंत्र। आइए मनुष्य का परिसंचरण तंत्र के बारे में अध्ययन करें। सबसे पहले यह मनुष्य का परिसंचरण तंत्र, मनुष्य इस प्रकृति का सबसे विकसित जंतु है, जिसमें विकसित बन तथा दोहरा परिसंचरण तंत्र पाया जाता है। इसका परिसंचरण तंत्र अन्य विकसित कशेरुकियों के समान 2 भागों में संपन्न होते हैं। पहला होता है रुधिर परिसंचरण तंत्र, जिसे इंग्लिश में बोला जाता है ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम, और दूसरा बोला जाता है लैम्प सर्कुलेटरी सिस्टम, जिसे हिंदी में बोला जाता है लसिका परिसंचरण तंत्र। ये मुख्य रूप से 2 भागों से मिलकर बनी होती है। ये दोनों तंत्र साथ साथ मिलकर परिसंचरण तंत्र की क्रियाओं को पूर्ण करती है। इनके आधार पर देखते हैं कि मनुष्य का रुधिर परिसंचरण तंत्र, मनुष्य का रुधिर परिसंचरण तंत्र देखते हैं, जिसमें रुधिर परिसंचरण तंत्र वह परिसंचरण तंत्र है जिसमें परिसंचरण करने वाला द्रव एक विशिष्ट संरचना वाला रुधिर होता है। मनुष्य का रुधिर परिसंचरण तंत्र का अन्य जंतुओं के ही समान रुधिर, हृदय और रुधिर वाहिकाओं का बना होता है। रुधिर का वर्णन वैज्ञानिकों के आधार पर अध्ययन किया गया है। इस अध्ययन में मनुष्य के हृदय एवं रुधिर वाहिकाओं का अध्ययन हम इस मनुष्य का परिसंचरण तंत्र के माध्यम से कर सकते हैं। इसमें दिया है दोहरा परिसंचरण तंत्र। दोहरा परिसंचरण तंत्र, इसके माध्यम से मैं कुछ बताना चाहूँगा कि डबल सर्कुलेशन, इसका मतलब होता है कि वह परिसंचरण तंत्र जिसमें रुधिर 2 बार हृदय से होकर जाए दोहरा परिसंचरण तंत्र कहलाता है। जैसे मनुष्य में एक बार रुधिर दाएं आलिज से दाएं निलय तथा दूसरे बार बाएं आलिन से बाएं निलय में जाता है, और दोनों बार यह रुधिर एक दूसरे से अलग अलग रहता है। यह परिसंचरण तंत्र स्तनधारियों में पाया जाता है। इसके आधार पर दोहरा परिसंचरण तंत्र का मतलब यही है कि मनुष्यों में जो रक्त का परिसंचरण है वो 2 बार परिसंचरण तंत्र संपन्न होते हैं। इसके आधार पर हृदय का परिसंचरण तंत्र का अध्ययन किया जा सकता है। आइए इसके माध्यम से देखते हैं। सबसे पहला रुधिर परिसंचरण तंत्र के माध्यम से हृदय का, जिसे इंग्लिश में बोला जाता है हार्ट। इनमें देखते हैं तो मनुष्य का हृदय शंक्वाकार खोखली रचना के रूप में वाक्षीय गुहा के
माध्य में दोनों फेफड़ों के बीच स्थित होता है। इसका पिछला भाग थोड़ा बाएं ओर झुके रहते हैं। इसके चारों तरफ एक दोहरीय झिल्ली पाई जाती है जिसे हृदय वार्णीय झिल्ली कहते हैं। इसके भीतरी स्तर को जो हृदय से सटी रहती है उसे विसरल लेयर तथा बाहरी स्तर पर पाई जाती है उसे पैराइटल स्तर कहलाते हैं। इसकी दोनों स्तरों के बीच में एक द्रव भरा रहता है जिसे पेरिकार्डियल द्रव कहते हैं। यह द्रव हृदय को बाहरी घातकों, सूखने तथा रगड़ से बचाता है और पूरा हृदय रेखित एवं अनैच्छिक हृदय पेशियों का बना होता है जिसके कारण यह जीवन प्राण बिना थके गति करता रहता है। पेरिकार्डियल झिल्ली को हटाने के बाद हृदय दिखाई देता है जो चारों तरफ से एक भूरे रंग की दीवार से घिरा रहता है जिसे हार्ट वॉल कहते हैं। इस भित्ति के अंदर 4 कोष्ठों में बटी हृदय हार्ट कवेंट्री स्थित होती है। हृदय मुख्य रूप से 3 भागों में बटे होते हैं। सबसे पहला भाग होता है एपिकॉन्ड्रियम। एपिकॉन्ड्रियम क्या है? यह हृदय की सबसे बाहरी स्तर होती है जो संयोजी ऊतकों की बनी होती है तथा हृदय की बाहरी घातकों से रक्षा करते हैं। ये एपिकॉन्ड्रियम होते हैं। उसके बाद दूसरा होता है मीजोकॉन्ड्रियम। यह हृदय पेशियों की बनी हृदय भित्ति की मध्य स्तर होती है। ये पेशियां ऐच्छिक तथा अनैच्छिक दोनों पेशियों के लक्षणों को धारण किए होते हैं और बिना थके जीवन प्रांत गति करते रहते हैं। ये ईसोकॉन्ड्रियम। उनके बाद होता है तीसरा आता है इंडोकॉन्ड्रियम। यह हृदय भित्ति की सबसे अंदर स्थित कोमल पतली स्तर होती है। इसकी कोशिकाएं ही हृदय पेशियों का निर्माण करते हैं। ये है हृदय 3 स्तरों से बनी होती है। इनके आधार पर इनके स्ट्रक्चर देखते हैं कि हृदय में किस प्रकार इनकी संरचना पाई जाती है। आइए इनके बारे में देखते हैं। हृदय के बारे में यह संरचना है मनुष्य के हृदय का सामने का दृश्य। देखिए हृदय अगर हम देखते हैं सामने की दृश्य से तो कुछ हमें इस प्रकार से इनकी संरचनाओं का ज्ञान होता है। इस संरचनाओं में इनके मुख्य रूप से इनके देखिए कि इनके जो पार्ट है इनका क्या क्या नाम दिया हुआ है। मैं अपने डायग्राम के माध्यम से इसमें नामकरण किया हूँ। देखिए इसमें किस प्रकार से इसका नामकरण किया गया है। देखिए ये राइट साइड है और ये लेफ्ट साइड है। इनका ये राइट साइड है, ये लेफ्ट साइड है। इसमें राइट, यह राइट साइड है। देखिए ये जो राइट साइड है, देखिए इनका राइट साइड ये है राइट साइड, ये राइट साइड है। राइट वेंट्रिकल, राइट आर्ट्रियम। देखिए इसके आधार पर देखिए मैं नामकरण किया हूँ। इसके आधार पर देखिए राइट एंड लेफ्ट दोनों तरफ से मिला हुआ है। इनकी जो संरचनाएं हैं उनको किस प्रकार से इनमें किया गया है। लेफ्ट मोमोन्स कवेंट्री आर्च इनके आधार पर है। देखिए ये किस प्रकार इसके नामकरण किया गया है। इसके आधार पर देखिए ये मनुष्य के हृदय का सामने का जो दृश्य है। हम सामने से अगर हृदय को देखते हैं तो हमें कुछ इस प्रकार से डायग्राम दिखाई देती है। यह है मनुष्य के हृदय के सामने का दृश्य। इसमें अगर हम देखते हैं इस हृदय में तो विश्राम अवस्था में मनुष्य का हृदय 1 मिनट में 72 बार धड़कना वैज्ञानिकों के माध्यम से इसका अध्ययन किया गया है। इसके आधार पर मनुष्य एक बार में 70 मिलीलीटर पंप
करता है, इसे स्ट्रोक आयतन कहते हैं। इनके आधार पर हृदय 1 मिनट में लगभग 5 लीटर रुधिर पंप करता है, इसे हृदय का क्षमता कहलाता है। ये हृदय का है डायग्राम, मनुष्य के हृदय का सामने का दृश्य का सामने से देखते हैं। मैं इसी डायग्राम के माध्यम से मनुष्य के हृदय के आंतरिकीय भाग के बारे में बताऊंगा। देखिए, इसके अगर हम आंतरिकीय भाग की अगर डायग्राम अगर देखते हैं तो आंतरिकीय भाग का डायग्राम किस प्रकार हमें दिखाई देता है। सेप्ट्रम, देखिए ये वाला जो पार्ट है वो सेप्ट्रम है। लेफ्ट वेंट्रिकल है। ये पल्मोनरी वेन्स है। पल्मोनरी वेन्स देखिए इनका भी यह वाला जो साइड है वो लेफ्ट साइड है और यह उनका साइड है राइट साइड है। तो लेफ्ट भाग का अध्ययन किया गया है, नामकरण किया गया है, और इसके बाद राइट साइड में दिया गया है, उसके राइट साइड में इसका नामकरण दिया गया है। देखिए इसके आधार पर हम देख सकते हैं पल्मोनरी वेन्स। देखिए यहाँ पर 2 लेफ्ट लंग और फ्रॉम लेफ्ट लंग लेफ्ट ऑरिकल, उसके बाद लेफ्ट पल्मोनरी आर्च, उसके बाद देखिए इनके आधार पर ये राइट साइड है। यहीं पर देखिए यहाँ पर मैं लेफ्ट साइड में इसका अध्ययन किया हूँ, ये उनका राइट साइड है। 2 राइट लंग्स फ्रॉम राइट लंग्स का है। ये देखिए राइट साइड के भागों का नामकरण किया गया हूँ मैं। इनके आधार पर ये डायग्राम के माध्यम से आप देखिए किस प्रकार इसमें नामकरण में किया गया हूँ। ये डायग्राम के माध्यम से ये मनुष्य के हृदय का आंतरिकीय संरचना, अगर हम माइक्रोस्कोपिक इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी के आधार पर अगर अध्ययन करते हैं तो हमें आंतरिकीय रूप की जो संरचनाएं होती हैं टेम्परी स्लाइड वगैरह में, तो इनकी संरचनाएं देखने को मिलते हैं। इनके आधार पर तो इनकी जो संरचनाएं हैं इसके बारे में हम अध्ययन कर सकते हैं। देखिए इनके किस प्रकार इनकी संरचनाएं होती है, मैं डायग्राम के माध्यम से आपके तक यह संरचना को ज्ञान दे रहा हूँ। इनके आधार पर देखते हैं। अब इसी संरचना के आधार पर मैं आप लोग को इसकी जो क्रियाएं होती है इनके बारे में बताना चाहूँगा कि इसमें किस प्रकार होती है। इनके बताने के पहले मैं इनके जो डायग्राम को और इनकी जो क्रियाएं विधि को वैज्ञानिकों के आधार पर हमें याद हुआ है इनके बारे में बताना चाहता हूँ। देखिए यहाँ पर यह हृदय की क्रिया विधि तथा परिसंचरण की जानकारी सबसे पहले विलियम हार्वे ने 1628 में दी थी। उसके बाद रुधिर कोशिकाओं की खोज गैल्पी जाई नामक वैज्ञानिक ने 1661 में दिया था। उनके बाद रक्त के दाब को सबसे पहले हॉल्स नामक वैज्ञानिक ने 1732 में नापा गया था। इनके जो रक्त दाब की मात्रा उनके माप का अध्ययन हमें हॉल्स नामक वैज्ञानिक ने 1732 में दिया। उनके माध्यम से हृदय के तंत्रिकीय नियंत्रण की जानकारी सबसे पहले कार्लसन नामक वैज्ञानिक ने दिया, जिन्होंने यह बताया कि मनुष्य के जो हार्ट है उनमें नर्वस सिस्टम का नियंत्रण किस प्रकार होता है उनको बताए गए हैं। इसके आधार पर मैं बताना चाहूँगा वेंट्रिकुलर फाइब्रिलम्स, ये है एक रोग है, हृदय रोग कहते हैं। ये हृदय रोग है वेंट्रिकुलर। तो इस रोग में निलय का प्रत्येक भाग अलग अलग संकुचित होता है, ये उनके लक्षण है। इसके बाद है एंजीना, यह हृदय रोग है। एंजीना यह वह रोग है जिसमें थक्का बनने या कोरोनरी धमनी के संकुचन के कारण हृदय की भट्ठी को ठीक से रुधिर प्राप्त नहीं होता। सीने तथा कंधे में तेजी से
दर्द देने लगते हैं। ये है एंजीना, ये हृदय रोग है। उसके बाद है मायोकांड्रियल इन्फेक्शन। मायोकांड्रियल इन्फेक्शन ये हृदय रोग है। ये अधिकांश मनुष्यों में देखने को मिलता है कि मायोकांड्रियल इन्फेक्शन हमारे जो हार्ट है उनमें किस प्रकार इन्फेक्शन होता है, इनके द्वारा से इनका अध्ययन किया जा सकता है। जब कोरोनरी धमनी में अवरोध के कारण हृदय पेशियों को पर्याप्त रुधिर प्राप्त नहीं होता, तब यह क्षतिग्रस्त हो जाती है और अपना कार्य पूरी क्षमता से नहीं कर पाती। इस अवस्था में मायोकांड्रियल इन्फेक्शन, जिसे हिंदी में बोला जाता है हृदय आघातक, कहलाते हैं। हृदय आघात के नाम से आप लोग देखे होंगे या तो सुने होंगे कि इस रोग से मनुष्यों को अधिकांश यह हृदय रोग के कारण मनुष्यों को मृत्यु हो जाती है। इसके माध्यम से मैं आपको इनके मनुष्यों के हृदय की संरचनाओं के बारे में याद करते हैं। आइए इनके माध्यम से अगर हम देखते हैं कि मनुष्यों में हार्ट किस प्रकार की होती है, इनके आधार पर सबसे पहले तो हम इनकी संरचनाओं के आधार पर देखते हैं। तो वैज्ञानिकों के आधार पर वैज्ञानिकों ने अपने अध्ययन में यह बताया कि मनुष्य का हृदय लगभग 16 सेंटीमीटर लंबा, 9 सेंटीमीटर चौड़ा और 6 सेंटीमीटर मोटा होता है। यह 4 कोष्ठों का बना होता है और दाएं तथा बाएं भागों में बटा रहता है। दोनों भागों के बीच पूरी लंबाई में एक स्टेम पाया जाता है। दाएं तरफ तथा ऊपर में राइट आर्च तथा नीचे में राइट वेंट्रिकल कहलाते हैं। इसमें जो दाएं आलिंद है वो उसको इंग्लिश में बोला जाता है राइट आर्कल तथा नीचे तरफ दाएं नीलाए होते हैं, उसे राइट वेंट्रिकल के नाम से जाने जाते हैं। इसी के आधार पर अध्ययन करते हैं। ठीक इसी प्रकार बाएं तरफ देखते हैं। अगर हम बाएं तरफ देखते हैं तो ऊपर में दाएं आलिंद तथा नीचे में दायां नीलय कहलाते हैं। ठीक उसी प्रकार बाएं तरफ ऊपर बाएं आलिंद तथा निचला बायां नीलय कहलाते हैं और दोनों ही आलिंद तथा निलय एक दूसरे से स्पष्ट अलग रहते हैं। आलिंद निलयों की अपेक्षा गहरे रंग के होते हैं और इसकी दीवारें भी पतली होती है। निलय की दीवारें के मोटे होने के कारण ही यह रुधिर को ज़्यादा शक्तिशाली दाब द्वारा शरीर के विभिन्न भागों को भेजा जाता है। इसके माध्यम से इनके माध्यम से अगर हम देखते हैं तो हृदय के लंबा काट का अध्ययन हम इसके माध्यम से कर सकते हैं। इनके आंतरिकीय संरचना में स्पष्ट देखा जा सकता है कि इसके दोनों आलिंद अपने अपने तरफ के निलयों में एक एक छिद्र के द्वारा खुलते हैं। इन छिद्रों को आलिंद निलय छिद्र कहते हैं। प्रत्येक आलिंद निलय छिद्र कपाटों द्वारा रक्षित रहते हैं। ये कपाट रुधिर को आलिंद से निलय में जाने देते हैं, लेकिन निलय से आलिंद में नहीं आने देते। दाहिने आलिंद निलय छिद्र का कपाट 3, बाएं आलिंद निलय छिद्र कपाट दोनों वलनों के बिना होते हैं। इसी कारण इन कपाटों की क्रमशः ट्राइकपड़ी कपाट तथा बाइकस्पैन कपाट कहते हैं। दोनों की कपाट कॉन्ड्रिय टेंट्रिनरी नामक रज्जुओं द्वारा निलयों की दीवार से जुड़े रहते हैं। इनके माध्यम से पल्मोनरी में खुलते हैं, जो दोनों भागों में विभाजित होकर दोनों लंग्स
को जाते हैं। इन विभाजित शाखाओं को पल्मोनरी आर्च कहते हैं। सिस्टमेटिक देखते हैं। सिस्टमेटिक बाएं निलय दैहिक महाधमनियों में खुलते हैं, जो शरीर के विविध भागों को ऑक्सीजन युक्त रुधिर ले जाते हैं। जिस स्थान से ये दोनों महाधमनियां निकलती है और उस स्थान पर 3 अर्ध चंद्राकार कपाट पाए जाते हैं, जो रुधिर को निलयों में से इन महाधमनियों को जाने देते हैं, लेकिन महाधमनियों से निलयों में नहीं आने देते। इसका तात्पर्य यह है कि दाहिने आलिन में 2 शिराएं, एक अग्र महाशिरा और एक पश्च महाशिरा आकार खुलती है। अग्र महाशिरा शरीर के अग्रभाग तथा शिरा और पश्च महाशिरा शरीर के पश्च भाग में ऑक्सीजन का विहीन रुधिर को ले जाती है। इन दोनों के अलावा एक कोरोनरी शिरा जो हृदय की दीवार में रुधिर ले जाते हैं और वह भी इस आलिन में खुलते हैं। बाएं आलिन में 4 बड़ी पल्मोनरी वेन्स खुलते हैं, जो ऑक्सीजन युक्त रुधिर को फेफड़ों में ले जाते हैं। इनके माध्यम से देखते हैं कि हृदय हमेशा रुधिर से भरा रहता है, फिर भी इसकी दीवार को रुधिर के एक जोड़ी अलग धमनियों तथा शिराओं द्वारा पहुंचाया और लाया जाता है। इनमें देखते हैं कि कोरोनरी धमनी और शिरा कहते हैं। इनमें दैहिक महाधमनी जिस स्थान पर हृदय से निकलती है वह पर थोड़ी चौड़ी होती है। इस चौड़े भाग को महाधमनी कोटर कहते हैं। यहाँ से दोनों कोरोनरी धमनियों और निकलती है और हृदय की दीवार को रुधिर ले जाते हैं तथा अंत में कोरोनरी शिरा के रूप में दाहिने आलिन को जाते हैं। इसके आधार पर दाहिने आलिन को जाते हैं। इसके आधार पर मैं आपको बताया हूँ लसिका परिसंचरण तंत्र। ये तो इनके डायग्राम के माध्यम से हो गया। ये मनुष्य के हृदय के आंतरिकीय संरचना इनके माध्यम से। यह होता है मनुष्य के हृदय के सामने वाला भाग। इसमें भी देखिए दाएं आलिन और बाएं आलिन है, राइट एंड लेफ्ट साइड में। इनकी जो क्रियाएं के बारे में है, इनका नामकरण किया गया है। इनके जो पार्ट्स हैं उनका अध्ययन किया गया है। इनके आधार पर देखिए इनमें एक लसिका परिसंचरण तंत्र करके दिया गया है। ये लसिका परिसंचरण तंत्र क्या है, इसके बारे में मैं आप लोग को थोड़ा सा बताना चाहता हूँ। लसिका परिसंचरण तंत्र क्या है, तो रुधिर वाहिकाओं में रुधिर हृदय स्पंदन के कारण एक दाब से बहता है। चूँकि कोशिकाओं की दीवार बहुत पतला होती है, इस कारण रक्त दाब के प्रभाव से रुधिर की वह प्लाज्मा तथा श्वेत रुधिर कणिकाओं केशिकाओं की दीवार से छानकर बाहर आ जाती है और ऊतकों के बीच के अंतर कोशिकीय अवकाशों में भरा जाती है। अतः शरीर की कोशिकाएं एक प्रकार के द्रव में रहती है। रुधिर कोशिकाओं में क्षनित इसी रुधिर को लसिका कहते हैं। यह लसिका कुछ वाहिकाओं तथा अंगों की सहायता से पुनः रुधिर परिसंचरण तंत्र में चली जाती है। इन अंगों को जो लसिका को पुनः रुधिर परिसंचरण तंत्र में पहुंचा देते हैं, एक साथ लसिका परिसंचरण तंत्र कहलाते हैं। इसके कुछ निम्नलिखित रूप से इसके भागों का अध्ययन हम भी अभी करेंगे। इसके माध्यम से लसिका परिसंचरण तंत्र के माध्यम से इनका द्वितीय भाग देखते हैं। लेम सर्कुलेटरी सिस्टम
में देखते हैं, जिसे हिंदी में बोला जाता है लसिका परिसंचरण तंत्र। इनके मुख्य रूप से 4 भाग में इनकी क्रियाएं संपन्न होते हैं। इनकी जो पहली क्रियाएं होती है वह होते हैं लेम कैपिलरीज, जिसको हिंदी में बोला जाता है लसिका कोशिकाएं। उनके बाद द्वितीय होता है लेम विसल्स, ये लसिका वाहिनियाँ हिंदी में इनको बोले जाते हैं। इनके बाद इनके जो तृतीय होते हैं लेम नोड्स, जिसे लसिका गांठे करके बोला जाता है। और चौथा होता है लेम्फोड ऑर्गन्स, जिसे हिंदी में बोला जाता है लसिका अंग। ये इनके मुख्य रूप से 4 भाग में इनकी जो क्रियाएं संपन्न होते हैं। इनके आधार पर हम मनुष्य के हृदय के आंतरिकीय संरचना के बारे में अध्ययन कर सकते हैं। सबसे पहला देखते हैं मनुष्यों में लसिका परिसंचरण तंत्र के बारे में। तो यहाँ सबसे पहला देखते हैं हम लसिका कोशिकाएं के बारे में। तो लसिका कोशिकाएं यह मनुष्य के लसिका परिसंचरण तंत्र का वह भाग है जिसमें ऊतकों की कोशिकाओं के चारों तरफ पाए जाने वाली लसिका या ऊतक द्रव कुछ महीन रुधिर कोशिकाओं के समान नलिकाओं द्वारा एकत्रित किए जाते हैं तथा इन नलिकाओं को लसिका कोशिकाएं कहते हैं। जैसे उपस्थित मस्तिष्क, स्पाइनल कॉर्ड को छोड़कर शरीर के शेष सभी भागों में लसिका कोशिकाएं जाल के रूप में बिखरी रहती है। लसिका कोशिकाओं के अंतिम सिरे बंद होते हैं। आंत की विलाई में इनकी अंतिम शाखाओं के अक्षीय वाहिनियां कहलाते हैं। आंत में अवशोषित वसाओं के कारण इनका लसिका दूधिया रंग का होता है। इसे काइल के नाम से जाने जाते हैं या काइल भी कहते हैं। इसके बाद देखते हैं लसिका वाहिनियां, जिसे लेम वेसल्स के नाम से जाने जाते हैं। इनमें देखते हैं तो बहुत सी लसिका कोशिकाएं आपस में संयुक्त होकर एक मोटी वाहिनियां बनाती है। इन वाहिनियों को लसिका वाहिनियां कहते हैं। इनकी संरचना शिराओं के समान ही होती है, लेकिन इनकी दीवारें शिराओं की अपेक्षा पतली होती है। इनमें हृदय की ओर से खुलने वाले कपाट जगह जगह पर पाए जाते हैं। इन कपाटों की संख्या शिराओं की तुलना में अधिक होती है और शरीर की सभी लसिका वाहिनियों को मिलाकर 2 बड़ी तथा लंबी लसिका वाहिनियां बना देती है, जिसे बाईं वाक्षीय लसिका वाहिनियां तथा दाहिना वाक्षीय लसिका वाहिनियां कहते हैं। इनके आधार पर अगर हम देखते हैं लसिका के गांठे लेम्फ नोड्स देखते हैं। इनका तीसरा पॉइंट है ये लसिका वाहिनियां कुछ स्थानों पर चौड़ी होकर थैलीनुमा जैसी रचना बना लेती है। इन रचनाओं को लसिका गांठे कहते हैं। वास्तव में यह लसिका वाहिनियों के ही फूले भाग होते हैं। इन गांठों में WBCS तथा कुछ प्रतिरोधकताओं का निर्माण होता है जो रुधिर में बाहर से आए रोगाणुओं को रोग कारक को नष्ट कर देते हैं। इन गांठों में लसिका वाहिनियां अनेक पतली पतली शाखाओं में विभाजित होकर एक जाल बना लेते हैं। इन जाल तंत्र में रुधिर को छानकर साफ कर लिया जाता है और गर्दन, आँख के फोड़े लसिका गांठे बहुत अधिक संख्या में पाए जाते हैं। जब कभी हमारे हाथ, पैर इत्यादि में चोट लगे जाते हैं या संक्रमण हो जाते हैं, तब संक्रमण करने वाले सूक्ष्म जीवों को मारने के लिए इन स्थानों को लसिका गांठों में बहुत से WCS
वे लसिका एकत्रित हो जाते हैं, जिसके कारण इन स्थानों पर गोलाकार गांठे के समान गुटके बन जाते हैं। इनके आधार पर है लसिका अंग। इनके लसिका अंग की बात करें तो इनमें क्या होता है, लसिका वाहिनियों से संबंधित कुछ छोटे भाग पाए जाते हैं जिन्हें लसिका अंग कहते हैं। मनुष्य तथा दूसरे स्तनधारी जंतुओं में देखते हैं लसिका अंग का पाया जाना। लसिका पुटक होता है पहला, जो आंत की श्लेष्म झिल्ली पर कुछ छोटी छोटी अंडाकार पुटिकाएं पाई जाती है जिन्हें लसिका पुटक कहते हैं। ये पुटिकाएं समूहों में व्यवस्थित होती हैं। इन समूहों की पैर के पिंड भी कहते हैं। इनके बाद इसमें एक पाया जाता है प्लेन, स्प्लेन। यह क्या होता है, यह गहरे लाल रंग के लंबे चपटी और ग्रंथमय रचना होते हैं जो आमाशय के फीडक भाग और डायफ्राम के बीच पेरिट्रोनियम के दो वायलनों, जिन्हें ओमेंट्रम कहते हैं, इनके द्वारा सीधे रहते हैं। यह लसिका गांठों के समान लसिका प्रवाह में न रहकर रुधिर प्रवाह में होते हैं, जिसमें रचनात्मक रूप में इसके चारों तरफ संयोजी ऊतकों का एक आवरण होता है जो प्ले की गुहा में कहीं कहीं पट के रूप में बड़ा रहते हैं। इसके आधार पर ये लसिका ऑर्गन के नाम से इनको जाने जाते हैं, जिनमें लसिका ऑर्गन का कार्य देखने को मिलते हैं। इनके आधार पर हम इनकी अध्ययन कर सकते हैं।